अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जायद मक्का की फसल में इस पर किए जाने वाले जरूरी कार्य, उचित वृद्धि विकास के लिए गन्ने की फसल में जरूरी प्रबंधन, अच्छी फलत लेने के लिए किए जाने वाले नींबू के बाग में जरूरी प्रबंधन, जायद में बोई गई मक्का की फसलें वर्तमान में कई अवस्थाओं पर है। ये फसलें सही बढ़वार ले और इनसे अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसलों में सिंचाई उर्वरक प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। तो इन प्रबंधनों को किस प्रकार से संपादित करें, इस विषय पर चर्चा के लिए हैं कृषि विज्ञान केंद्र उछानी बदायूं के डॉक्टर अर्जुन सिंह। उसमें हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो मक्का है, ग्रीष्मकालीन मक्का जो खड़ी है आपके खेतों में इस समय, उसमें जल प्रबंधन के लिए, क्योंकि इसमें चौड़े पत्ते होते हैं तो थोड़ा पानी अधिक उड़ता है, तो खेत में नमी, उचित नमी बनाए रखें। कोशिश करें कि हम जो सिंचाई है वो 10-15 दिन के अंतराल पे हमारी मक्का, जो मुख्य रूप से भूमि के प्रकार के अनुसार, यदि रेतीली ज़मीन है तो थोड़ा जल्दी पानी देना पड़ेगा, और आपकी दोमट मिट्टी है तो उसमें हम आराम से 15-20 दिन में हम सिंचाई कर सकते हैं। तो नमी बनाए रखें, तभी उचित बढ़वार होगी, और अधिक बढ़वार होगी तो अधिक उत्पादन आपको प्राप्त होगा। यदि हम नमी जो है पानी सिंचाई के अलावा यदि हम पलवार यानी कि मल्चिंग का प्रयोग करें तो हम 25-30% पानी की बचत कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी वाली जो फसलें हैं उनमें काफ़ी जो खर्च है, उत्पादन लागत है, वो सिंचाई पे आता है। इसलिए हम यदि पलवार का प्रयोग कर लें, जैसे कोई भी कार्बनिक आपके जैसे गन्ने की पत्तियां बची हो या पुआल पड़ा हो या कोई अवशेष बचा हो, फसल अवशेष बचा हो, उसको हम यदि जो मक्का है उसकी जो लाइनें हैं उनके बीच में यदि बिछा दें तो पानी कम उड़ेगा और ज़मीन का तापमान भी ऊपर नीचे नहीं होगा, जिससे बढ़वार अच्छी होगी और नमी पौधों को अधिक मिलेगी। तो कोशिश करें कि आप पलवार का प्रयोग जरूर करें। पलवार का प्रयोग करेंगे तो सिंचाई पानी की कमी के साथ साथ हम खरपतवारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण की बात करें तो हम यदि समेकित खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा कि हम शुरुआत में जैसे मक्का आपने बुआई करी होगी, उस समय यदि बुआई के तुरंत बाद हम 2-3 दिन के अंदर नमी की अवस्था में एट्राजीन नाम का रसायन आता है, उसका हम छिड़काव कर दें तो शुरुआत में 10-15 दिन तक कोई खरपतवार नहीं जमता है, जिससे फसल की बढ़वार शुरुआत में अच्छी होती है। उसके बाद में यदि खरपतवार को जमते हैं और पलवार नहीं बिछाया आपने तो हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। निराई गुड़ाई करने का महत्व बहुत अधिक होता है मक्का के केस में, क्योंकि जो जड़ें हैं उनके विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन अधिक मिलेगा तो जड़ों की निराई गुड़ाई करेंगे तो ऑक्सीजन अधिक मिलेगा, और ऑक्सीजन अधिक मिलेगा तो जड़ों का विकास अच्छा होगा। जड़ों का विकास अच्छा होने से अधिक पोषक तत्वों और पानी का अवशोषण करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी, और बढ़वार अच्छी होने से स्वस्थ पौधा उत्पादन अधिक देगा।
किसान भाइयों, खड़ी फसल में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करने के लिए 110 से 130 किलोग्राम यूरिया देने की जरूरत होगी, जिसे आप 2 बार में प्रयोग करेंगे। पहली 60 से 65 किलोग्राम मात्रा 25 से 30 दिन की फसल में प्रयोग करें और शेष मात्रा नर मंजरी आते समय प्रयोग करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है, जो कि वर्तमान में बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय इस फसल में कई प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिससे फसल कीट और रोगों से मुक्त करते हुए सही बढ़वार ले सके। तो गन्ना की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेवरही के डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह से। हम लोगों ने गन्ना ये जो है रिंग विधि से बोया है। अभी कुशीनगर जिला में ये हम लोग शुरुआत किए हैं। पहली साल हम लोग इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें इस रिंग विधि में हम लोग 2 आँख वाली गन्ने के 25 टुकड़ों को लगाया है। लगाने का तरीका था ये, पहले हम लोग ट्रेंच डिगर मशीन से इसका ट्रेंच बना लिए और उसमें ये जो नाली है बीच की, इसमें हम लोग पहले 5 गन्ना इस तरह बेड़ा करके लगाए और उसके बाद इस तरह उस गन्ने को सजाए कि एक जो है तीली का रूप ले ले, साइकिल की जो तीली होती है रिम, उसका रूप ले ले। इसके लिए हम लोग क्या किए, जो मेड़ बना है, मेड़ में हल्का सा पैर से ही जो किसान जो मजदूर इसकी बुआई करेगा उसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसमें से निकाल लेगा मिट्टी। 2 आँख वाली हम लोग सेट किए हैं। तो 2 आँख मतलब अगर 25 हम लोग सेट लिए हैं तो 50 आँख हुई। तो हम लोग का लगभग आप देख सकते हैं करीब 27-28 पौधे जमे हैं। अभी तो ये कल्ले की अवस्था में भी हमारा गन्ना आ चुका है। उसके बाद हम लोग 5 फीट का फिर जगह छोड़ते हैं। फिर दूसरा वो हम लोग वहाँ आप देख सकते हैं इधर हम लोग बो दिए और बुआई के बाद जब बुआई कर लिए उसके बाद हम लोग ये जो मेड़ है, मेड़ ये जो 0 टिल मशीन होती है, सीडिल मशीन जो होती है, उससे हम लोग उसको सेट करके इस पर आप देखें 3 लाइन में हम लोग गेहूँ बोए हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब तक ये बढ़ रहा है तब तक गेहूँ हमारा तैयार, करीब 10 दिन में गेहूँ हमारा कट जाएगा। उसके बाद जब गेहूँ कट जाएगा तो हम लोग वो जो ट्रेंच डिगर है जिससे हम लोग ये कूड़ बनाए थे, उसी मशीन से हम लोग फिर इसको ये जो मेड़ पे चलाएंगे। मेड़ पे वो ट्रैक्टर का पहिया रहेगा और इसी पे वो ट्रेंच डिगर का वो आएगा, फार आएगा और उससे इस पे यांत्रिक विधि से ही ये इस पे मिट्टी चढ़ जाएगा। तो बाद में ये जो मेड़ वाला पोर्शन है वो नाली बन जाएगी, यहाँ मिट्टी चढ़ जाएगा। तो इसमें जो है मिट्टी चढ़ाने का भी लागत कम हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो हम लोग गेहूँ लिए हैं, गेहूँ से आप कम से कम प्रति हेक्टेयर 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप उपज ले सकते हैं। इससे आप एक छोटा अगर परिवार है आपका और 1-1.5 एकड़ 2 एकड़ का ज़मीन है और उसमें आप गन्ना और गेहूं दोनों लगाना चाहते हैं, तो आपको एक परिवार को कम से कम खाने के लिए तो भरपूर आपको जो है गेहूं मिल जाएगा। यही है कि इसको हाथ से काटना पड़ेगा, ये जो कंबाइन से आप नहीं काट सकते हैं। और अभी काफ़ी धूप हो रहा है तो इसमें हम लोग एक सिंचाई कर चुके हैं और आवश्यकता अनुसार हम लोग जितनी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी हम लोग इस नाली के माध्यम से, जब बाद में नाली बन जाएगा, अभी तो हम लोग इस मेड़ में उसमें किए हैं, नाली इस नाली में किए हैं। जब बाद में हम लोग मिट्टी चढ़ा लेंगे और ये नाली बन जाएगा तो इसमें हम लोग पानी भर देंगे। इससे गन्ने को जो है सिंचाई आराम से होती रहेगी। फायदा ये होगा कि आपकी जो बीज की जगह है वो बचा और एक साथ जो है, अभी तो हम लोग पहली बार किए हैं लेकिन महाराष्ट्र में ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और बहुत ही वहाँ किसान इससे बहुत अच्छा उपज ले रहे हैं। मतलब 1500 से 2000 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज वो लोग लेते हैं इस विधि से, रिंग विधि से।
इसको जब ये एक साथ तैयार होगा तो इसको बांधने में बहुत आसानी होगी। एक साथ आप बांधे 2 बार 3 बार में, और एक एक जगह के एक साथ बांध के और उसके बाद 3-3 4-4 को एक साथ क्रॉस में बांधेंगे तो कितना भी हवा बहेगा तो इसमें गिरने का डर नहीं रहेगा। लॉजिंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि स्पेस है, आपको हवा का, सूरज की रोशनी का, हर चीज़ का सुचारू रूप से इसमें आवागमन होगा। मई के दूसरे पखवाड़े तक कोराजेन एक दवा आती है, उसका स्प्रे करेंगे। चूँकि 238 CO 238 प्रजाति है, इसमें थोड़ा सा टॉप बोरर का समस्या ज़्यादा है। कोराजेन का स्प्रे करने के बाद इस 24 घंटे के अंदर पानी चला देना होता है। किसान भाइयों, इस कीट को जैविक विधि से भी आप नियंत्रित कर सकते हैं और इसके लिए गन्ना बुआई के 50 से 60 दिन के बाद ट्राइकोगार्मा जैपोनिकम परजीवी के 50 से 60 हजार अंडे खेत में छोड़े जाते हैं, जिसे आप कार्ड के रूप में अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालयों से ले सकते हैं। 25 से 30 कार्ड 1 हेक्टेयर में प्रयोग करें और 10-10 दिन के अंतराल पर 5 से 6 बार में प्रयोग करें। इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए ये अभी जो हम लोग दवा डालेंगे, हम लोग इसमें मेट्रीब्यूजिन और उसका 2,4-D दोनों का इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रे करेंगे। इससे जो भी खरपतवार होंगे, ये प्लाट पूरी तरह साफ हो जाता है। ये हम लोग का टेस्टेड है, हम लोग पिछले साल भी किए थे इसके लिए यही इस दवा का छिड़काव। इसमें लत्तर वगैरह जो इसमें पकड़ता है वो भी नहीं पकड़ता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फल बागों में यदि नींबू की बात करें तो इनके बाग प्रदेश में काफी देखने को मिल जाते हैं, और जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वो इनसे गुणवत्ता युक्त फलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बाग का प्रबंधन उचित तरीके से करें। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चौधरी। जो नींबू वर्गीय जो फलों का जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और खासकर जो अपना नींबू है, नींबू का एरिया, तो क्योंकि जो नींबू है, नींबू से काफ़ी अच्छी उपज और इससे जो मुनाफा है वो मिल सकता है। जो अपने भारत है, भारत को खासकर जो अपने नींबू के फलों का घर माना गया है। हर बागवान चाहता है कि बाग से अधिक फल मिले, परंतु अधिक फल वही बागवान भाई ले पाते हैं जो नींबू के बागों में किए जाने वाले कार्यों को समय समय पर करते हैं। तो वे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें इस समय नींबू के बाग में करने की जरूरत है, इस बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, जो किसान भाई जैसे जिन्होंने नींबू वर्गीय जो फल लगा रखे हैं, तो उन किसान भाइयों को जो इसमें कटाई छटाई है उसका अवश्य रूप से ध्यान रखें। नींबू वर्गीय फलों में वैसे अपन ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो सूखी जो एवं जो कीट बीमारी से जो ग्रस्त जो टहनियाँ है उनको अवश्य रूप से काट देना चाहिए, क्योंकि यदि अपन सूखी और जो रोगग्रस्त टहनियाँ नहीं काटेंगे तो उससे इसमें कई तरह की कीट एवं बीमारियाँ जो फैलने का काफ़ी डर रहेगा। किसान भाइयों, एक इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे अक्सर किसान भाइयों से ये बात सुनी जाती है कि इसमें जो फूल हैं और जो फल हैं वो काफ़ी मात्रा में गिरते हैं। तो इनको जो फल एवं जो फूल है वो गिरने से बचाने के लिए जब भी जिस समय पौधे में फूल आ रहे हैं उस समय अपन को पौधे में पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है, अर्थात जो पौधे में का जो पानी है वो बिल्कुल रोक देना है। इसके अलावा जो फल हैं वो झड़ रहे हैं तो उनके लिए बाज़ार में एक दवा आती है ओरियोफिनिजीन, उसके साथ में अपन को 2,4-D और जिंक सल्फेट जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उनका अपन को 3 छिड़काव करने हैं। फल बनने के बाद जैसे जो मई व इसके आगे के महीनों में अपने को जो इसका छिड़काव कंटिन्यू रखना है। इसके लिए 12 ग्राम ओरियोफिनिजीन जो नामक दवा है, उसके साथ में अपने को 6 ग्राम 2,4-D, जो अपने को ये जो दवाएं हैं उनके साथ में अपने को 1.5 किलोग्राम
चूना भी डालना है। इन सभी जो चीज़ों को अपने को लगभग 550 लीटर पानी में अपने को मिलाकर फिर छिड़काव करना है। तो जो तीनों चीज़ें जो आपको बताई, उन तीनों चीज़ों का अपन छिड़काव करेंगे तो जो अपने जो फूल और फल झड़ने की समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। नींबू के बाग में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है, जिसे बहुत से बागवान जानकारी के अभाव में सही पहचान नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उचित समय पर इनका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। तो नींबू के बाग में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की बागवान सही पहचान कैसे करें और इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो प्रमुख रूप से जो नींबू का सिल्ला, जिसको अपन सिट्रस साइला भी बोलते हैं, वो इसका एक प्रमुख कीट है। नई टहनियों और पत्तों से रस चूसे, जिससे जो अपना जो पौधा है वो धीरे धीरे पीला पड़कर अंत में सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन को लगभग 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास का अपन को 500 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से अपन को छिड़काव करना है। तो इन सभी जो कीट एवं बीमारियां हैं उनका अपन सही समय पे और सही तरीके से अपन जो नियंत्रण करके जो नींबू वर्गीय जो फल हैं उनसे अपन अच्छी उपज और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ककवन कानपुर के धर्मेश चौबे ने। आपने ऊसर मृदा के सुधार के बारे में तकनीकी जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई ये पहले सुनिश्चित कर लें कि हमारी मृदा में ऊसरता है, ऊसरता कितनी है इसकी जांच भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे ही रबी की फसल कट जाए या रबी की फसल कटने के तुरंत बाद वो मृदा का सैंपल ले लें और सैंपल लेके किसी भी जो व्यवस्था उनके आसपास है, कोई लेबोरेटरी, वहाँ पर उसकी जांच करा लें। किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि ऊसर भूमि होती क्या है। ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है, लवणीय, क्षारीय तथा आम्लीय, जो कि खेती योग्य भूमि नहीं होती। यदि क्षारीय मृदाओं की बात करें तो इसका पीएच मान 8.5 से कम तथा विद्युत चालकता 5 मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा लवण युक्त क्षारीय मिट्टी में दोनों के ही मृदाओं के मिश्रित लक्षण होते हैं। मृदा में अगर ऊसरता है तो उसमें जिप्सम डालना पड़ेगा। डालने के लिए जिप्सम आपको मेड़बंदी करनी है अपने खेत की। वर्षा से पहले ये सब काम किया जाएगा। उसके लिए मेड़बंदी कर दें, खेत को अच्छे से मेड़ बांध दें जिसकी मोटाई करीब करीब 2 फीट हो और 1 फीट उसकी ऊंचाई हो। चारों तरफ से मेड़ बांधने के बाद उसको समतल कर दें, अपने खेत को समतल कर दें और जितनी मात्रा जिप्सम की जो लेबोरेटरी से जांच होने के बाद पता चली है तो उतनी मात्रा जिप्सम उसमें डाल दी जाए खेत में और अच्छे से मिला दिया जाए। मिलाने के बाद उसमें पानी भरा जाए। पानी ये कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भरा रहे उस खेत में 10 से 12 दिन तक। और अगर किसान भाई चाहते हैं कि वो जल्दी इस चीज़ को कर लें तो उसके लिए पहले एक बार जिप्सम डालने से पूर्व वो पानी भरकर वो खेत से निकाल सकते हैं एक बार, तो उससे घुलनशील लवण जो है वो खेत से बाहर निकल जाएंगे। ध्यान ये रखें कि किसी और के खेत में वो पानी ना चला जाए, उसकी एक निकासी अच्छी से बनाएं और जिससे कि वो बाहर दूर तक नाले में चला जाए। इसी तरीके से जिप्सम डालने के बाद भी जो पानी भरा रखेंगे आप 8-10 दिन तक, उसके बाद जब आप पानी निकालेंगे वो भी उसी नाली के द्वारा बाहर निकाल दें। अगर आपके पास जिप्सम की उपलब्धता नहीं है तो आप अपने खेत को फिर भी सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका है कि आपके आसपास कोई तालाब हो, उसमें जलकुंभी लगी हो, तो उसको जलकुंभी को उखाड़ कर अपने खेत में डाल दें। बहुत अधिक मात्रा में डालनी पड़ेगी सूखी जलकुंभी, और उसके बाद उसको पानी भर दें। कम से कम 10-15 दिन पानी भरा रहे तो आप देखेंगे कि आपकी मृदा में कुछ क्रिया चल रही है और वो जो पानी काला हो जाएगा और इस तरीके से वो पानी को आप निकाल दें बाहर, खेत के बाहर, और उसी खेत में उस जो जलकुंभी बची हुई है उसकी जुताई कर दें। तो आप
देखेंगे कि आपकी ऊसरता में काफ़ी हद तक कमी आई है। दूसरा, मैंने जैसे पहले बताया था कि आपके पास अच्छा पानी अगर उपलब्ध है, जो ट्यूबवेल का पानी, तो आप उसको खेत में पानी भरा रहने दें। 10-12 दिन बिना जिप्सम के भी अगर 10-12 दिन खेत में पानी भरा रहेगा और उसको आप निकाल देंगे बाहर, तो 2-3 बार ऐसा करने से जितने घुलनशील लवण हैं, जो तत्व हैं, वो सब निकल जाएंगे बाहर और आपकी मृदा में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान भाई हरी खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसको ढैंचा कहते हैं। ढैंचा आप अपने खेत में जहाँ पर धान लगाने जा रहे हैं उसमें ही लगा दें और 30-40 दिन का जब ढैंचा फूल आने से पहले उसको उसी ज़मीन में दफना दें और यानी कि उसको उसी में ही जुताई कर दें। तो आप देखेंगे, और फिर पानी भरा रहेगा थोड़े दिन, तो आप देखेंगे कि वो गल जाएगा बिल्कुल, और गलने के पश्चात वो मृदा में काफ़ी सुधार लाएगा। आपकी ऊसरता कम दिखेगी और धान की फसल लेने से लवण फिर भी ऊपर नहीं आएंगे और ऐसा करने से आपकी मृदा सुधर सकती है। उसके बाद आप अपनी नर्सरी उधर तैयार करें। अच्छे ज़मीन पर होनी चाहिए वो नर्सरी, क्योंकि ऊसरता में वो उसमें दिक्कत आएगी। अच्छी ज़मीन में नर्सरी तैयार करें और ख़ास तौर पर लवण सहनशील किस्मों का उसमें लें किसान भाई। लवण सहनशील धान की किस्म लेने के को नर्सरी में लें और 30 से 35 दिन की जब नर्सरी हो जाए तो उसकी रोपाई करें। तो इससे आपकी ऊसरता में बहुत सुधार होगा। किसान भाइयों, आजकल ज्यादातर किसान स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। ऐसे किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक जैपकैल नाम की ऐप इजाद की है, जो कि एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल पर चलती है, जिससे मिट्टी जांच के बाद पीएच मान के आधार पर ऊसर भूमियों को सुधारने के लिए जिप्सम की मात्रा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और अपने खेतों की मृदा की भौतिक दशा को सुधार सकते हैं। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है कम्हेनपुर आजमगढ़ के बलराम कुशवाहा ने। आपने हल्दी की खेती के बारे में तकनीकी जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हल्दी की खेती काफ़ी अच्छी होती है और इसकी खासियत ये है कि ये हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी जगहों पर प्रयोग किया जाता है। शादी विवाह से लेकर इसका मेडिसिन में भी प्रयोग है। साथ ही साथ इसकी खेती जो की जाती है वो बगीचे में भी कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं छायादार जगह है तो वहाँ भी इसकी खेती करी जा सकती है। इसके लिए सर्वप्रथम जो प्रजातियों का चुनाव किया जाता है, इसमें एक मेघा प्रजाति है जो मेघालय से निकली हुई है। ये बहुत अच्छी प्रजाति है और इसकी खासियत ये होती है कि इसकी हल्दी की गांठ जो है पीले रंग की होती है, काफ़ी अच्छा पीला रंग होता है और साथ ही साथ इसमें जो खुशबू होती है ज़्यादा होती है। इसको लगाने का जो समय है वो अप्रैल से मई के महीने में लगाया जाता है, जहां पानी का अच्छा साधन हो। जहां पानी का साधन कम है वहां पर जो है जुलाई अगस्त में भी लगाई जा सकती है, लेकिन मई जून में जो हल्दी लगाई जाती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। खेत की तैयारी करते समय 3 से 4 जुताई करके उसमें जो है गोबर की खाद करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें। इसके साथ ही साथ किलोग्राम यूरिया, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला करके खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे किसान भाई जो लगाने के लिए इसका तरीका ये है कि जो इसमें चुनाव करें उसकी गांठों का वो करीब 25 से 30 ग्राम का होना चाहिए। हर गांठ पर 2 जो है कम से कम आँखें होनी चाहिए और उसे जो है शोधित कर लेना चाहिए कार्बेंडाजिम में। कार्बेंडाजिम का 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसमें 10 से 15 मिनट तक उसको डुबा देना चाहिए। डुबाने के बाद तो फिर उसको शोधित करके फिर उसकी बुआई करनी चाहिए। और बुआई करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए जो निर्धारित दूरी है वो करीब 45 से 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी हो और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे की पौधे यानी गांठ से गांठ की दूरी हो। इस तरह से उसको लगाना चाहिए और लगाने के बाद फिर उसमें जो है नमी अच्छी होनी चाहिए और जैसे ही जमाव आता है उसमें जो है एक सिंचाई हल्की सी कर देनी चाहिए। और इस तरह से अगर हमारे किसान भाई अगर इस चीज़ को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए 20 कुंटल कंद की जरूरत होती है, जिस पर अधिक खर्चा आता है। इस खर्चा को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश के किसानों की तरह कंदों के टुकड़े करके बोने से खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। कंद के 3 टुकड़े करने पर 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद लगेगा और यदि 6 टुकड़े करेंगे तो 3.5 क्विंटल ही कंद लगेगा। इन टुकड़ों को फ्रूट ट्रे में लगाते हैं
और 25 से 30 दिन बाद पौध तैयार हो जाती है। उसके बाद इन पौधों का मुख्य खेत में रोपाई किया जाता है। बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद इसमें घास की समस्या आती है, जो कि घास को अगर हमारे किसान भाई रोकना चाहते हैं तो बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर उसमें एक दवा आती है पेंडिमिथाइलिन के नाम से, उसको उसमें मिला करके उसका छिड़काव कर देना चाहिए। इस तरह से हमारे किसान भाई हल्दी की खेती कर लें तो बहुत अच्छी खेती होगी। आमतौर पर हल्दी की फसल में कीड़ों की ज्यादा समस्या नहीं देखी गई है। कहीं कहीं पर बेधक तथा रस चूसने वाले कीटों की समस्या आती है। तना बेधक के लिए डाइमिथोएट और रस चूसक कीटों का प्रकोप होने पर थियामेथाक्साम दवा का स्प्रे करें। जहां तक रोगों की बात है तो इस फसल को रोगों से अधिक नुकसान होता है। इस फसल में पत्ती का चित्ती और पत्ती का धब्बा रोग लगता है, जिसके लक्षण दिखाई देते ही मैंकोजेब दवा का छिड़काव करें। बात करते हैं फसल की खुदाई की, तो अप्रैल से जून में बोई गई फसल फरवरी माह तक खोदने लायक हो जाती है। इस समय घनकंदों का विकास हो जाता है और पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है। तभी समझना चाहिए कि हल्दी पक चुकी है। पहले पौधों के दराती हंसिए से काट देना चाहिए तथा बाद में हल से जुताई करके हल्दी के कंदों को आसानी से निकाला जा सकता है। जहां पर भी जरूरत समझी जाए कुदाली का भी प्रयोग किया जा सकता है। हल्दी की अगेती फसल 7 से 9 माह तथा देर से पकने वाली 9 से 10 माह में पककर तैयार होती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। औषधीय फसल मेंथा की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन, मधुमक्खी पर एक किसान का अनुभव। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।